आज हम ध्वनि के गुण के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम ध्वनि कैसे सुनते हैं, श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि, परश्रव्य ध्वनि, ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि पढ़ लिए हैं, है ना। उनके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम जानेंगे ध्वनि के चाल। ध्वनि की चाल क्या होती है ना। तो जनरली हम लोग बरसात के दिनों में बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक सब लोग देखे हैं। आमतौर पर होता यह है कि बिजली की जो गड़गड़ाहट है और जो चमक है एक साथ ही उत्पन्न होती है ना। परंतु हमें गड़गड़ाहट से पहले जो है चमक दिखाई पड़ती है और गर्जना जो है या गड़गड़ाहट जो है बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इस पर थोड़ा विचार करते हैं। इसका कारण है कि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से बहुत अधिक होता है ना। प्रकाश का वेग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड है ना, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड होता है। किसका वेग? प्रकाश का। जबकि वहीं ध्वनि का वेग जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर प्रति सेकंड तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोनों के वेग में इतना अंतर है, तो कैसे जो है हमको प्रकाश पहले दिखाई नहीं देगा, है ना। बिजली की जो चमक होती है हमको इसी वजह से बहुत पहले दिखाई देती है और बाद में जो है हमको उसका आवाज़ सुनाई पड़ता है। तो समझ गए कि प्रकाश जो है ध्वनि से पहले क्यों दिखाई देता है ना। उसका वेग जो है बहुत अधिक होता है, एक साथ उत्पन्न होते हैं, फिर भी यह बहुत तीव्र गति से चलकर हम तक पहुंच जाती है। ठीक, अब चलते हैं ध्वनि के गुण। तो सबसे पहले देखते हैं तीव्र तथा मंद ध्वनि। ध्वनि की तीव्रता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। कल पिछले सेशन में हम लोग जो है ध्वनि के आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल के संबंध में पढ़े हैं। तो ध्वनि का आयाम क्या होता है? ध्वनि का आयाम जो होता है वह अपने माध्य स्थिति से दोनों ओर कंपन करने में जो समय लेता है उसका एक दोलन कहते हैं, है ना। जो आयाम होता है वह माध्य स्थिति से दाएं ओर और फिर माध्य स्थिति के बाएं ओर आकर के फिर विश्रामावस्था में या माध्य स्थिति में आती है, तो उसी को इसका एक दोलन या एक आयाम कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए का स्थिति से खा में गई, खा से फिर का में आई, फिर का से गा में गई और गा से फिर का में आई, तो ये उसका एक दोलन होता है, एक आयाम होता है। तो उस पर भी निर्भर करती है। अधिक आयाम से कंपन तीव्र ध्वनि उत्पन्न करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का आयाम या कंपन जो है जितना तीव्र होगा ध्वनि उतना ही तीव्र उत्पन्न होगा, है ना। जितना अधिक कंपन होगा, जितना अधिक उसका आयाम होगा उतना ही तीव्र ध्वनि होगी। मतलब वस्तु जो है जितना ज़्यादा हिलेगा उतना ही तीक्ष्ण ध्वनि आएगा, तीव्र ध्वनि आएगा। और कम आयाम के कंपन से मंद ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर मान लीजिए वह धीरे धीरे इस प्रकार से हिल रहा है धीरे धीरे, तो उसका ध्वनि जो है एकदम मंद आएगा। जब किसी वस्तु को जोर से ठोका जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं, हम विद्यालय में ही तुम लोगों को घंटी बजाने के लिए कहते हैं, तो जाके हथौड़ा में एक लड़का जो है घंटी को उठा के रखता है और दूसरा जो है उसको पूरे ताकत के साथ में उसको मारता है ना। तो वह वस्तु अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। जितना तेज उसको हम लोग हिट करते हैं, चोट करते हैं, वह उतना ही अधिक कंपन करने लगता है और तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है। अब देखते हैं मोटी तथा पतली ध्वनि। आप मोटा आवाज़ भी सुने होंगे, पतला आवाज़ भी सुने होंगे, है ना। तो आप सभी को ज्ञात है कि भारतीय संगीत में 7 स्वर होते हैं। कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, है ना। इसका प्रयोग जो है वहाँ पर किया जाता है। तो ये जो है बढ़ती हुई आवृत्ति के क्रम में होती है। सा से शुरू होता है ना, और नी तक जाती है। तो सा जो होता है वह कम तारत्व का होता है। ठीक है। और जैसे जैसे धीरे धीरे उधर नी की तरफ जाते हैं तारत्व तो उसके बढ़ते जाता है, जिसके कारण सा ध्वनि जो होता है वह मोटा होता है और नी ध्वनि होती है वह पतली होती है। अधिक तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है, जैसे नी की उच्च होती है। वैसे ही महिलाओं की आवाज़ जो होती है, कोयल की कूक, है ना, मच्छर की भिनभिनाहट, ये तीक्ष्ण ध्वनियाँ हैं। ठीक है। और कम तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है तथा वह मोटी सुनाई देती है, जैसे पुरुषों की आवाज़ है ना, शेर की दहाड़ है ना, ड्रम बजाने से उत्पन्न ध्वनि ये निम्न तारत्व के कारण मोटी हो जाती है। ठीक। अब हम देखते हैं सुस्वर ध्वनि और शोर, सुस्वर एवं शोर, है ना। तो ऐसी ध्वनि
जो कर्ण प्रिय हो, कान को अच्छा लगता हो, सुस्वर ध्वनि कहलाते हैं। जो सुनने में मज़ा आता हो, बहुत इंटरेस्टिंग के साथ जिसको ध्वनि को हम लोग सुनते हैं, वह सुस्वर ध्वनि होती है। और जो ध्वनि कान को अच्छा ना लगे या शोर शराबा हो, तब हम उसको शोर कहते हैं। आप लोग जब विद्यालय में एक साथ सबके सब बात करते रहते हो तो हम लोग जाके डांटते हैं। डांटने का कारण क्या है? क्योंकि वह आवाज़ किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो शोर है। लेकिन अगर यहीं पर एक व्यक्ति को जो है, एक बच्चा को जो है खड़े होकर बात करने के लिए कहें तो उसको ध्यान से सुनते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सुस्वर और मधुर, ये सुस्वर ध्वनि और शोर में अंतर होता है। तो सुस्वर ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? किसी वस्तु के नियमित कंपन से सुस्वर ध्वनि उत्पन्न होती है और किसी वस्तु के अनियमित कंपन से शोर उत्पन्न होती है। ठीक, तो विभिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि स्वस्वर ध्वनि होती है, जबकि बंदूक से निकलने वाली आवाज़ जो है कोलाहल होती है। ठीक, अब देखिए विभिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। हम लोग विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र देखे होंगे, है ना। हमारे गांव में, हमारे घरों में भी विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र जो है मौजूद होते हैं, और हम लोग में से, हमारे बीच में से कई लोग उसको बजाते भी होंगे। तो मुख्य रूप से वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है डोरी वाला, दूसरा है रीड वाला, और तीसरा होता है झिल्ली वाला वाद्य यंत्र। तो डोरी वाले वाद्य यंत्र जो है, जिनमें डोरी खींची रहती है ना, जैसे जिसको रगड़ कर या खींच कर जो है कंपित कराया जाता है, जैसे सितार है, वीणा है, वायलिन है, गिटार है, ये डोरी वाले वाद्य यंत्र हैं, है ना। अब रीड वाले वाद्य यंत्र जो वायु के द्वारा कंपित होते हैं, इनमें वायु फूंकी जाती है और सीधे रीढ़ के द्वारा अंदर जाती है, जैसे बांसुरी है, सानाई है, इसी में हारमोनियम है। हारमोनियम भी हवा के माध्यम से रीढ़ के द्वारा बजाया जाता है। झिल्ली वाद्य यंत्र में जैसे आप लोग देखे होंगे तबला है ना, ढोल है, ढोलक है, मृदंग है ना। तो ये सारे वाद्य यंत्र जो हैं मधुर ध्वनि के उदाहरण। और संभवतः आपने मंजीरा और झांझ भी देखा होगा, है ना। आपके उधर जो है गौरा, विशेषकर गौरा होता है तो बड़े बड़े झांझ जो है निकाल करके बजाते हैं, है ना। ये वाद्य यंत्र हमारे देश के अनेक भागों में, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में ही, हमारे ग्रामीण अंचल में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनको पीट कर, आघात करके या रगड़ कर जो है यहाँ से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जल तरंग, घंटे, इसी प्रकार के वाद्य यंत्र कुछ उदाहरण है ना। अब देखते हैं मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मनुष्य के द्वारा ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? मनुष्य में ध्वनि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कंठ होता है। कंठ, है ना। आप लोगों को मैं अभी आर्टिकल पढ़ा रहा था तो वोकल कार्ड के संबंध में जो बता रहा था, जिसको कंठ के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। तो कंठ में तने हुए 2 स्नायु तंत्र, वाक तंतु जो होता है, उसके बीच वायु के निकलने के कारण एक संकीर्ण झिर्री पाई जाती है ना। जब फेफड़ों से वायु झिर्री में से होकर बलपूर्वक निकलती है तो वाक तंतु कंपित होते हैं। हमारे गला में वाक तंतु पाए जाते हैं, उनके बीच में से वायु जो है वहाँ से निकलती है, तो उन्हीं वाक तंतुओं की झिर्री को जो है वह हिलाती है, कंपित कराती है, और वहाँ से फिर ध्वनि निकलती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियाँ स्नायुओं पर अपना खिंचाव बढ़ा या घटा सकती है ना। अब देखते हैं समान आकार की इसको बनाने की विधि। हम लोग घर में भी इस प्रकार से बना सकते हैं, है ना। उस समय पुराने ज़माने में जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो जो आम का जो बीज होता है, आम के बीज, उसको फाड़ने से अंदर में 2 फाँक निकलता है। उन्हीं को 2 फाँक में से उसके बीच में किसी पौधे की पत्ती को डाल देते हैं, दोनों फाँक के, और फिर उसको मिला देते हैं दोनों फाँक को, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से दोनों फाँक के बीच में पत्ती को डाल के इसे मिला देते हैं। अब फिर उसको एक साइड से फूंकते हैं तो उसमें से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें जो है निकलती हैं। आप निकाल सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं इसमें। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 समान आकार की रबड़ की पट्टियाँ लेते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर कस कर तानी है, उसको कस कर तानना है इसे। इनके बीच के रिक्त स्थान में हवा फूंके, वहाँ पर हवा फूंकना है। जब तनी हुई रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूंकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, हमारे वाक तंतु भी ठीक इसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जब वाक तंतु तने हुए होते हैं तो उच्च आवृत्ति की तथा ढीला होने पर निम्न आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। रबड़ की पट्टियों के स्थान पर आप एक मोटा रबड़ का छल्ला भी उपयोग में ला सकते हैं। बात करते समय कंठ पर हाथ रख करके इन कंपनों का अनुभव किया जा सकता है। आप लोग भी बात करते समय अपने गला में हाथ को रख के देखिए, कंठ में कंपन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे पता चल जाएगा।
है ना। तो एक वयस्क पुरुष के वाक तंतु की लंबाई कितना होता है? 20 मिलीमीटर होती है। कितना होता है? 20 मिलीमीटर। स्त्रियों में यह 5 मिलीमीटर कम होती है ना। 5 मिलीमीटर छोटी होती है। कहने का मतलब ये पुरुषों में 20 तो महिलाओं में 15। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका और छोटा होता है, इसलिए उनकी आवाज़ जो है और तीक्ष्ण होती है। छोटे बच्चों की आवाज़ जो है और तीक्ष्ण होती है क्योंकि उनकी वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। अब देखते हैं जंतुओं द्वारा उत्पन्न ध्वनि, है ना। जैसे कुत्ता है, गाय है, बिल्ली है, बकरी है, हाथी है, घोड़ा है ना। बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिन जंतुओं में वाक तंतु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होता है, लेकिन सभी जंतुओं में वाक तंतु नहीं पाई जाती। जैसे चिड़िया है, अपनी श्वास नली में उपस्थित वाक तंतु, है ना, वाक्य यंत्र से ध्वनि उत्पन्न करती है। विशेष वाक्य यंत्र होता है इसमें, चिड़िया की श्वास नली में। दूसरा देखते हैं मधुमक्खी अपने पंखों को तेजी से कंपित कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मधुमक्खी जैसे किसी घर के ऊपर से अपने ऊपर से पार होते रहते, सन 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 आवाज़ आते रहती है। आप लोग सुने होंगे, उनको देखे भी होंगे। बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ जब पार होती हैं तो उनके पंखों के फड़फड़ाहट से ये आवाज़ उत्पन्न होती है। मेंढक वाक तंतुओं की सहायता से टर टर की आवाज़ करता है। ये आवाज़ भी आप लोग सुने होंगे, बरसात में खासकर जो है सुनने में मिलता है। कुछ मछलियाँ अपने तैरने के गलफड़े से हवा निकालकर विभिन्न आवाज़ें निकालती हैं। सर्प के वाक तंतु नहीं होते, किंतु वे अपने मुंह से हवा निकालकर फुफकार उत्पन्न करते हैं, है ना। उसके सर्प के वाक तंतु नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने मुंह से हवा निकाल फुफकारता है उसको, है ना। तो इस प्रकार से ध्वनि जो है चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। और हम जो है यहाँ पर मंद ध्वनि, तीव्र ध्वनि, सुस्वर ध्वनि और शोर, है ना, और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, है ना, इस प्रकार से हाँ हम लोग आप समझ चुके हैं कि ध्वनि जो है किस प्रकार से उत्पन्न होती है और किस प्रकार का ध्वनि हमको अच्छा लगता है और किस प्रकार का ध्वनि अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आज अब इसके बाद जो है हम लोग एक नया चैप्टर जो है शुरू करेंगे। चलिए, तब तक के लिए